अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे लेविस सिंबल्स के बारे में, जो कि कंटिन्यूएशन होगा लेविस और कॉसल के अप्रोच का केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे जो है लेविस ने और कॉसल ने बताया कि एटम जो है अपना स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। ठीक है ना। वो नोबल गैस कन्फिगुरेशन को अचीव करता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे कि लेविस सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है। लेविस सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसका इस्तेमाल किया जाता है हम जब किसी बॉन्डिंग को दिखाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी केमिकल बॉन्डिंग को ईजिली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जी.एन. लेविस इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये सिंबल्स बनाए थे। बेसिकली ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको डॉट या फिर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, रिप्रेजेंट की जाते हैं ताकि हम इजीली किसी चीज़ को दिखा सकें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल 1 होता है, तो हम सीधे से डॉट लगा दें। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको इधर इधर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें इसको रिप्रेजेंट करें। बस हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना होता है, यानी उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। बेरिलियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, जब जैसी ज़रूरत रहे हम उसको आसानी के लिए करते हैं। ठीक। अच्छा, हमने बताया कि क्रॉस फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए, जब आपस में ना 2 चीज़ें जब जुड़ती हैं तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसको ये तो ऑक्टेट कर नहीं सकता, ये डुप्लेट करेगा। तो इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है तो ये क्या करेगा, किसी और से, मान लीजिए ये दूसरा हाइड्रोजन है उससे ले रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ठीक। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वी यूज़ क्रॉस फॉर्म। तो हम क्या करते हैं ना, एक को डॉट से दिखा देते हैं, दूसरे को किससे दिखा देते हैं, क्रॉस से। ठीक है। स्टार बन गया क्रॉस से। ठीक है। तो एक डॉट इस तरह से और क्रॉस इस तरह से, तो हमको पता रहेगा कि ये जो इसका है और ये वाला जो है इसका है। ठीक है ना। तो इसको ईजी करने के लिए बस इसका इस्तेमाल होता है। तो लेविस सिंबल का इस्तेमाल हम आयोनिक कंपाउंड्स में भी करेंगे और हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी करेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर जो है हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स बता भी दी थी कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में आपने क्लास 10th में बेसिक स्टडी कर रखी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कह लीजिए, या फिर इसी को हम लोग आयोनिक भी बोलते हैं। ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है हमको, आयोनिक बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मतलब मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस करने की, ठीक है ना, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्ट करने की। तो इसका क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो आपस में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कह लीजिए या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग कह लीजिए। ठीक है ना। इलेक्ट्रो वर्ड इसलिए आता है क्योंकि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो निगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इन जनरल मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है। तो और दोनों के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है तो जैसे मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किया तो क्या बना लेगा, एनायन बना लेता है। ठीक। और जब 2 चार्ज के बीच में, प्लस माइनस चार्ज के बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वन होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है। तो ये जल्दी टूटती नहीं, इसीलिए जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ओके।
तो ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। अब कुछ एग्जांपल, जैसे एक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था NaCl का, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं MgCl2 का, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखी जाएगी 282। क्लोरीन की हमको ऑलरेडी पता है 17, तो इसका क्या होगा 287, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा मैग्नीशियम का। क्लोरीन की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ओके। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम जब एक साथ जाएंगे तो हम मैग्नीशियम को ना क्रॉस करके इस तरह बना लेंगे ताकि हमको पता चले कि अलग अलग है, ठीक। इसको क्या करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब ये क्या करेगा 2-8 मनी स्टेबल कन्फिग्रेशन कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पर क्या आ जाएगा 2+, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2-8। अब ये नोबेल गैस कन्फिग्रेशन की जैसा हो गया, तो ये स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। क्लोरीन की बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, इसके पास की जगह है एक ही की, दूसरा कहाँ जाएगा, तो ये दूसरा क्लोरीन के एटम को यूज़ करेगा, ठीक है। दूसरे क्लोरीन का एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा अपना और इस तरह से कंडीशन बना लेगा। तो इसके पास भी 288 हो जाएगा और इसके पास भी क्या आ जाएगा 288, माइनस और माइनस। अब चार्ज बन गया, ये 2+ है, ठीक है, और ये वाला क्या है माइनस माइनस है, इसका मतलब 2- हुआ, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और क्या हमको मिल जाएगा MgCl2, ठीक है ना। तो ये भी कैसा हुआ, एक आयोनिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया मैग्नीशियम ने भी और क्लोरीन ने भी। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे CaF2 ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड ले लीजिए, सोडियम सल्फाइड ले, कोई भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल इसके हम लोग ले सकते हैं जो कि क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना। वैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ठीक है ना, लॉस और गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस केस में हमने बात की 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, एक इधर गया, एक इधर गया, तो इस और ये 2 ही एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी 2 की हो जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, जब कोई हमारा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गेन होते हैं या लॉस होते हैं, उसी के नंबर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इसी में एक और टर्म इस्तेमाल होता है जो कि है कोवैलेंसी, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होने में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा रखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस तरह से बनता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से या गेन से, यानी ट्रांसफ़र से, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होने के दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इलेक्ट्रोवैलेंसी और जो शेयरिंग होंगे उनको कोवैलेंसी, ठीक है। तो ये थी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी। अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बनाने में कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 2 ही 3 हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा किसी मेटल से तभी तो किसी के नॉन मेटल के पास जाएगा, यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में जो है सपोज कर लेते हैं ये है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है ना। हमने कुछ एनर्जी दी तो मान लेते हैं इसने कुछ n इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे Mn+ चार्ज आ जाएगा, ठीक। इस केस में हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी थी कि जब एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एनायन पे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए नॉन मेटल है, इसने जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा n- का। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, ठीक है। इसी निकलने वाली एनर्जी को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ एक्सेप्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो होगा उस केस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे Mn+ और n आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Mn। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लॉस और गेन हो रहा है, तो कैटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तभी तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान भी एनर्जी क्या होती है, निकलती है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटिस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ के आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो और लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स उसमें, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल टर्म होता है, ठीक है। इसमें हमको मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसको सही से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन करके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो लैटिस एनर्जी का रिलीज़ होता है, ठीक है ना। अब ये जो लैटिस एनर्जी होती है ये भी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चार्ज पे, तो चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है ना। साइज़ की बात होगी तो साइज़ भी डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी भी। जैसे साइज़ को अगर हम रिलेट करें तो जितनी बड़ी साइज़ होगी, ठीक है, उतनी कम लैटिस एनर्जी इस्तेमाल होगी या निकलेगी, ठीक। बड़े साइज़ में कम, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी कम साइज़ होगी, ठीक। जैसे NaCl दोनों छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े में डिफरेंस नहीं, तो इसका में लैटिस एनर्जी अलग होगी। लेकिन अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम की भी साइज़ बड़ी होती है, क्लोरीन की तो होती है। तो इस केस में साइज़ की वजह से क्या होगा, लैटिस एनर्जी में चेंज आएगा और घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम लोग इसको स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये था हमारा कॉसेल का अप्रोच। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। थैंक यू।